हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या चल रहा है? पॉलिटी में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, यानी केंद्र राज्य संबंध। काफी महत्वपूर्ण है ना। काफी चीज आपको समझने के लिए इसमें मिलेगा कि आखिरकार क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन। क्लियर? यानी इससे पहले आपको ये समझ में आ गया था कि संघीय चरित्र क्या होता है, एकात्मक चरित्र क्या होता है ना। ये सारे चीजों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप वो वाला जरूर देखिए, आपको बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाए। ये चीजें हैं। चलो शुरू करते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, जैसा कि हम बताए कि संघीय भी है और एकात्मक भी है। लेकिन अभी हम बात करके अगर सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि भारत का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो क्या है? संघीय है। संघीय का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना? वो चीज है। ठीक है, ये बात है। तथा समस्त शक्तियां, है ना, तथा ये समस्त, ये शक्तियां हैं। समस्त शक्तियां का मतलब है विधायी, कार्यपालिका और ये है वित्तीय, है ना। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। सेम वही बात है ना। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि हम पहले भी पढ़े कि हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका का सिद्धांत है ना। क्योंकि सेंटर का भी क्या है कि वही क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर वही हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। जैसा कि क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो यूएस में क्या था कि सेंटर का अपना था और स्टेट का जो है वो अपना था, है ना। तो ये जो है दोनों में अंतर है। क्लियर है? यहाँ पे संविधान ने एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, जो केंद्रीय कानून की तरह ही राज्यों के कानून को भी लागू करती है। क्लियर? तो एक ही व्यवस्था है, एक ही केंद्र, एक ही राज्य है, सॉरी, एक ही न्यायपालिका है, इसलिए दोनों को यही मैनेज करता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझना है। अब यहाँ पर समझना ये है कि अभी केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है ना। एक जगह क्या है? एक जगह पीएम है तो दूसरी जगह सीएम है ना। तथा संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। यानी दोनों मिलकर काम करें, है ना। और दोनों मिलकर काम तभी करेंगे जब दोनों को पता हो कि हमारा एरिया कौन है ना। सेंटर को पता है कि हमें काम क्या करना है, स्टेट को भी पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। ऐसा ना हो कि दोनों एक ही काम के लिए लड़ते रहे, है ना। दोनों को डिफाइन होना चाहिए कि दोनों का काम क्या है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों का पावर क्या है, तभी पता होगा। और फिर दोनों जो है वो मिलकर काम कर सकता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर सकता है। तो केंद्र राज्य के संबंधों के अध्ययन के लिए तीन दृष्टिकोण से लिया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण कौन है भाई? पहला है विधायी संबंध। विधायी का मतलब है कि कानून बनाने का संबंध है। कानून का मतलब है कि सेंटर जो है कहाँ पे कानून बना सकता है, और जो स्टेट है वो कहाँ पे कानून बना सकता है। विधायी का मतलब यही है। प्रशासनिक का मतलब है कि जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सेंटर कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा और स्टेट कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा, ये चीजें। और वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल, है ना। तो फाइनेंस का क्या मामला है? बेसिकली हम बात यहाँ पर करेंगे टैक्स का। टैक्स का कलेक्शन क्या होना चाहिए, कौन सा सेंटर का टैक्स है, कौन सा स्टेट का टैक्स है ना। तो ये चीजें भी हम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे विधायी संबंध। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक 2-3 दिन चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। बड़ा है इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। ये चीजें अब हम शुरुआत करते हैं विधायी संबंध। मतलब कानून जो है केंद्र और राज्य जो है कैसे बनाती है ना, और किस किस मुद्दे पर बना सकती है, किस मुद्दे पर बना नहीं सकती है। ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। विधायी संबंध, संविधान के भाग 11 में जो है केंद्र, जो भाग है 11 में अनुच्छेद 245 से 55 के बीच जो है केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ये फैक्ट होगी, आप इसको याद रखिएगा।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है, वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो हम पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र और राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है ना? और ये बंटवारा ऑब्वियसली बात कौन करता है? ये भारत का संविधान करता है ना? कि किसका क्या पावर है। इसके अतिरिक्त संविधान में 5 असाधारण परिस्थितियां हैं। असाधारण परिस्थितियां, नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वही चीजें हैं। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंध के मामले में 4 स्थितियां हैं। ये कौन सा स्थितियां हैं? ये बात हम करें। यहाँ पर जो हम 5 स्थितियां की बात किए हैं, उस पर ये लिखा हुआ है कि किन ये जो 5 परिस्थितियां हैं, इसमें क्या होगा है कि राज्य सूची पर भी क्या होता है, सेंटर जो है वो कानून बना सकता है। ये चीजें लिखा हुआ है। क्लियर? तो वो तो हम बात आगे करेंगे। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध में 4 स्थितियां हैं। पहला, केंद्र राज्य के विधान का जो ये सीमांत क्षेत्र है, यानी कौन कौन सा क्षेत्र है जहां केंद्र कानून बनाता है या जहां राज्य कानून बनाता है, और उस विधायी विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है, कहाँ लिखा गया है, जिसमें हम बोले थे ना कि 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसके बारे में बात कर रहा है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी वही चीजें हैं कि राज्य सूची पर भी क्या है कि संसद कानून बना सकता है ना? ये चीजें। और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, यानी राज्य जो है, राज्य पर जो है वो केंद्र का जो है वो नियंत्रण हो जाता है ना? अगर वो सेंटर है और ये नीचे वाला स्टेट है, तो इस टाइप से कंट्रोल कर लेता है। तो हम ये जो 4 स्टेप है, हम इसमें आज भी ये चारों नहीं होगा, हम आज ये 2 पर डिस्कस कर लेंगे, है ना? केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र और विधायी विषयों का बंटवारा। तो हम पहली बात करते हैं कि केंद्र और राज्य के विधान का मतलब कानून, क्षेत्रीय विस्तार, यानी कौन-कौन सा विस्तार है, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? संविधान ने केंद्र और राज्य के प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती है। क्या करती है? जैसे संसद पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यानी संसद क्या कर सकती है कि पूरे भारत में स्टेट भी आ जाते हैं, इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यानी भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है ना? भारत क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? एक तो स्टेट शामिल है, दूसरा यूनियन टेरिटरी शामिल है ना? केंद्र शासित राज्य, और किसी अन्य क्षेत्र जो भारत के क्षेत्र में माना जाता है। मान लीजिए लेते हैं कि भारत का वो क्षेत्र है जो भारत ने अर्जित किया है। अर्जित का मतलब है कि जीता है ना? उस क्षेत्र को भी क्या है, हम भारत का क्षेत्र मानते हैं। क्लियर है? भारत का क्षेत्र में यानी बेसिकली वो क्षेत्र है कि जहां पर जो फर्स्ट अनुसूची में लिखा हुआ है उसी में है ना, भारत का राज्य क्षेत्र। ये चीजें चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट अनुसूची आप देख लीजिए, है ना? वहां पर सारा चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है, सॉरी, ये चीजें जो है यहाँ पर आपको समझना है। नहीं, दूसरा है कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। अगर बिहार है, तो बिहार का जो सीमा जहां तक है, वो वहां तक ये कानून बना सकता है। क्लियर है? ऊपर में क्या है कि भारत का जो भी सीमा है उसके अंदर ही कानून बना सकता है, सिर्फ सिंपल है। वो अलग बात है कि भारत के अंदर हम किसी राज्य को बांट दिए हैं, किसी को यूनियन टेरिटरी को बांट दिए हैं, और किसी को ऐसे ही छोड़ दिए हैं अन्य क्षेत्र के अंदर। क्लियर है? वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है?
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है, सिवाय किसके? जब तक राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त ना हो। हम बात करेंगे कि राज्य और वस्तु का संबंध, हम जीएसटी की बात करेंगे, है ना, वस्तु एवं सेवा कर से, तो ये चीजें समझ में आएगा। यानी ज्यादातर मामलों में ये है कि जब भी राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती है, तो वो क्या होगा कि राज्य के अंदर ही जो है वो काम करेगा। क्लियर है? ये है राज्य और वस्तु का मतलब है व्यापार से रिलेटेड ये चीजें। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकता है, और इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं कि भारत के वो लोग, है ना, जो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं अभी भी किसका नागरिक है? वो इंडियन के सिटीजन है। तो वहां पर उनके ऊपर भी लागू होगा, और उनका जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर भी जो ये जो भारत का जो यानी संसद जो कानून बनाएंगे वो लागू। समझ रहे हैं? इसी को ये लोग बोला है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। समझ में आ गया बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यद्यपि संसद ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। जैसा कि हम बताए हैं कि संसद का वो कानून, यानी संसद से अगर कोई कानून बनता है तो भारत के किसी भी क्षेत्र में या पूरे भारत में ये लागू, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, यानी कौन सा सिचुएशन बनेगा जिस पर क्या है कि संसद का कानून लागू होगा ही नहीं, ये चीजें हैं, है ना। तो बेसिकली यही चीजें हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून को निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में, राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में यानी यूटी में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप, ये है दादर और एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। क्लियर है? और इस प्रकार बनाया गया नियम संसद के किसी भी अधिनियम के समान प्रयोज्य है और प्रभावी हो। और इन यूटी यानी संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार है। नहीं, यानी अगर राष्ट्रपति क्या है कि ये जो 5 क्षेत्र है इसके लिए कानून बना दिया, तो ये कानून जो है वो क्या है कि संसद से पारित किसी भी कानून से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया बात? है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन क्षेत्रों में अगर ऐसा नहीं है, अगर राष्ट्रपति कानून बना दिया तो। इसी बात है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। क्या मामला है कि मान लेते हैं कि संसद कानून बनाया, और संसद क्योंकि पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन क्या होगा कि राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है? ये राज्य के कंट्रोल, और राज्य में क्या होता है कि कोई क्षेत्र है उस वहां पर बोल दिया कि नहीं नहीं यहाँ पर जो है संसद का कानून लागू नहीं होगा, है ना, इस क्षेत्र में, है ना, या अगर लागू होगा तो ये क्लॉज लागू नहीं होगा, है ना। तो वहां पर ये चीज राज्यपाल कर सकता है ना, या तो साफ से लागू नहीं कर सकता है या कुछ चेंज करके लागू कर सकता है। ये चीजें यहाँ पर, है ना, अलाउ किया गया है, ये पावर दिया गया है किसको? राज्यपाल को। एक जगह हम राष्ट्रपति के पास पावर है, और दूसरा क्या है? राज्यपाल के पास पावर है। राष्ट्रपति के पास कहाँ पावर है? जहां पर संघ शासित प्रदेश है। राज्यपाल के पास कहाँ पावर है? जहां राज्य के पास है, यानी राज्य के अंदर। क्लियर है? असम के राज्यपाल, यहाँ देखिए, असम साफ लिखा है, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र, स्वायत्त जिले के प्रयोज्य ना कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। सेम वही बात ऊपर वाला ही है।
राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्तियां जनजातीय क्षेत्रों में, स्वायत्त जिलों में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। अब आपको ये जो बात है वो है 5वीं अनुसूची में। आप सुने होंगे 5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? हाँ, जनजातीय क्षेत्र, है ना। और ये जनजातीय क्षेत्र में 4 स्टेट आते हैं, है ना। कौन कौन है? इसको बोलते हैं AMTM, आसाम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आसाम। ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। ये जो है, इस स्टेट पर अगर क्या है कि अगर कानून बना देती है, या तो राज्य कानून बना देते हैं, राज्यपाल इसको सूचित कर दे कि नहीं यहाँ लागू नहीं हुआ, या राष्ट्रपति कर देता है, तो क्या होगा कि जो संसद द्वारा जो बनाया हुआ कानून है वो ये इस क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा। यानी 5वीं अनुक्षेत्रों के 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र घोषित किया गया है वहां पे लागू नहीं होगा। क्लियर है? ये तो ये है। नेक्स्ट है विधायी विषयों का बंटवारा। हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हम पढ़े कि इसमें 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में एक पॉइंट हम पढ़ लिए, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरा एक पॉइंट है वो क्या है? विधायी है ना, क्या है? विधायी विषयों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिव्यवस्था की सूची है। भारत में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 में जो 7वीं अनुसूची है उसके बारे में चर्चा की गई है। क्लियर है? वहां पर पहली सूची का जो है उसको हम बोलते हैं संघ सूची, दूसरी सूची है वो राज्य सूची है, और तीसरी सूची जो है उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्तियां हैं। संघ सूची पर संसद कानून बनाएगी ना। और इस सूची में इस समय कितना कानून है? 97। हालांकि अभी तक तो 100 हो गया है ना। और मूलतः क्या है? 97 था, यानी शुरू में 97 था, है ना। और उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसे रक्षा, डिफेंस का मामला है, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, है ना। आणविक का मतलब यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से है, बीमा, संचार, और केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, है ना। और जनगणना, लेखा परीक्षा आदि आते हैं। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस संघ सूची में ये सारे चीजें आते हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दूसरा है राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में, ध्यान रखना है, समान परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। और इस समय इसमें क्या है? 59 विषय है, और शुरू में कितना था? 66। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, और बाजार। तो ये सब जो पावर है वो क्या है? राज्य सूची में है ना। और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? राज्य के पास है, या राज्य विधानमंडल के पास है ना। सामान्य परिस्थितियों में, है ना, ये चीजें। दूसरा है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। और इस सूची में, है ना, इस समय कितना है? 52 सब्जेक्ट है, और शुरू में कितना था? 47। अब इसमें कैसे कौन कौन से कानून है जो दोनों बना सकता है? आपराधिक कानून, कानून प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं CRPC, है ना। सिविल प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं IPC, है ना। विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 96 में। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया। क्लियर है?
इसलिए आप देखेंगे कि राज्य सूची का विषय कम हुआ है और समवर्ती सूची का विषय क्या है, ज्यादा। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय था, अब कितना है, 52। तो ये जो 5 बढ़ा कैसे, ये जो 5 इसीलिए बढ़ा क्योंकि राज्य सूची में पहले कितना था, 66 सब्जेक्ट, और इसको क्या किया, 5 कम करके 61 हो गया। हालांकि अभी तो 60 जो सॉरी 59 है। इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएगा कि जब भी एग्जाम देने जाए गूगल कर लीजिए कि करेंट में कितना है। क्लियर, तो ये चीजें, और उसमें जो शामिल है, ये सवाल पूछता भी है कि इसमें कौन कौन सा चीजें चेंज किया है 1976 में, है ना। शिक्षा, वन, नाप और तौल, दूसरा है वन और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, है ना, ये सब है। संविधान एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। तो ये जो सारा चीजें हैं वो क्या है, वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वो आया है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। नेक्स्ट है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है ना, और भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत जो संसद है, सॉरी संसद, संसद जो है वो कानून बना सकता है, राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है ना। कैसे, कि वो कानून कहाँ लागू होगा, कि राज्यों पर लागू नहीं होगा, राज्य के बाहर, जैसे यूटी, यूटी, या जो कहीं पर जो अधिग्रहित क्षेत्र है ना, जो अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र है वहां उसी पर जो है ये लागू होगा। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यही चीजें लिखा हुआ है। भले ही वह राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है और इस परिधान का संघर्ष संघीय क्षेत्र यानी यूटी अतः अधिग्रहित क्षेत्र यदि कोई हो तो बनता है ना। क्लियर है, यानी यूटी में जो है वो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ये बेसिकली मतलब ये है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ है, आपको पता ही है कि जो वहां पे जीएसटी से संबंधित है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संबंधित विशेष प्रावधान जो है वो बनाए गए। इसी के अनुसार संसद और राज्य विधायिकाओं विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु और सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इस पर दोनों कानून बना सकता है, बना सकता था। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु और सेवा कर के विषय में कानून बनाए यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य में की जा रही है। हाँ, ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो वस्तु और सेवा कर है ये इस पर दोनों कानून बना सकता था, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन इसमें क्या है कि संसद को विशेष शक्ति है कि अगर कोई कोई भी चीज अंतर राज्य व्यापार से है, अंतर राज्य का मतलब है कि वो जो व्यापार है वो दो राज्यों के बीच है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है कि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है। क्लियर, एक तो ये अवशिष्ट सूची में संबंधित विषय। अवशिष्ट सूची का मतलब है कि जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, न संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में शामिल है ना, तो उस पर जो विधान बनाने का अधिकार है वो संसद को है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अवशिष्ट सूची से संबंधित विषयों, वो विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है ना। और नहीं, इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में भी विधान बनाने की शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति में तो कुछ भी शक्ति हो सकता है ना, टैक्स के मामले में भी हो सकता है ना। कोई आज तक टैक्स लगाया ही नहीं तो उस मामले में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा पावर किसके पास चला जाएगा, वो केंद्र के पास चला जाएगा। क्लियर है, इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है ना। यानी जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा है उसको कहाँ शामिल किया गया है, संघ सूची में। अगर मोटा मोटी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा,
है ना? यानी संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? जो हम बात कर रहे हैं कि संघ सूची में 98 विषय अभी है, तो उसमें मोटा मोटी क्या चीजें हैं कि उसमें जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय से है। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व में एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। दूसरा पॉइंट है ना, कोई स्थानीय मुद्दा है या विविधता से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उसको कहाँ रखा गया है? राज्य सूची में। जिन विषयों पर संपूर्ण संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है, परंतु क्या है, अनिवार्य नहीं है ना? आपको पता है कि जो राज्य सूची पर है वो केंद्र भी कानून बना सकती है, तो उसी बारे में यहाँ पर लिखा है। उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी इस तरह संविधान में अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित है ना? यानी संघ सरकार की शक्तियां संविधान में निहित है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्य को प्रदान की गई है। जैसे हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियां किसको दिया है? केंद्र को। लेकिन अमेरिका में किसके पास है? वह है राज्य के पास। ऑस्ट्रेलिया संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम वही है। लेकिन कनाडा में शक्तियों का आवंटन की दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। हाँ, ये चीज है। तो हमारा मॉडल किसके नजदीक है? वो है कनाडा के नजदीक, है ना? कनाडा के नजदीक है। चलिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों का शासन था। त्रिस्तरीय महत्व के मामले में व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। ठीक है। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामले को एक अंतर के साथ अपनाता है। एक अंतर करता है, बाकी सेम टू सेम वही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो अंग्रेजों ने लाया था। खास शक्तियां, सब खास शक्तियां का मतलब है यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां। उस समय ना तो संघीय विधायिका को दी गई, ना ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। यानी अवशिष्ट शक्तियां जैसे अभी संसद को दी गई है, लेकिन उस समय किसको दी गई थी? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, है ना? यानी इस मामले को भारत ने कनाडा की पद्धति को अपनाया है। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। यानी संघ सूची जो है, यानी जो सॉरी जो स्टेट सॉरी जो संघ सूची है, संघ सूची को कहाँ रखा गया है? वो रखा गया है राज्य सूची यानी स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट से क्या है? ऊपर रखा गया है। क्लियर है? ये चीज है। और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट को किससे ऊपर रखा गया है? स्टेट से ऊपर रखा गया है। और संघ सूची और राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में क्या है? संघ सूची का मान्य होगा। यही व्यवस्था संघ सूची एवं समवर्ती सूची में क्या होगा कि अगर संघ सूची और समवर्ती सूची में कोई झगड़ा हो जाता है, किसको ज्यादा ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा? वो संघ सूची को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना? सेंटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और समवर्ती सूची और राज्य सूची में अगर संघर्ष है तो क्या होगा? समवर्ती सूची को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। समझ रहे हैं? साफ है ना? कि कानून बनाने की स्थिति क्या है कि अगर संघ सूची में कोई कानून बनाया तो उसमें क्या है कि ये सबसे ऊपर है, इसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यही बात लिखा हुआ है ना? और अगर संघ सूची में कुछ कानून बना तो वो क्या है कि राज्य सूची में जो अगर कुछ टकराव होता है तो क्या होगा? क्या होगा? तो संघ वाला ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना? और अगर संघ सूची सॉरी समवर्ती सूची और राज्य सूची में कुछ कानून बनता है तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? समवर्ती सूची में, है ना? ये सब जो स्थिति है आपको ध्यान में रखना है। ये चीज लिखा हुआ है ही, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चीज है।
अरे समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। ऑब्वियसली बात है कि सेंटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा राज्य के मामले में। लेकिन एक अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? हम क्या बता रहे हैं कि समवर्ती सूची में अगर विवादित हो जाता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा सेंटर को, स्टेट के मामले। लेकिन एक अपवाद है, वही अपवाद है कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभाव होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। बेसिकली अब क्या होता है कि राज्य का जो विधायिका है ना, राज्य विधानमंडल है जो, है ना, राज्य विधानमंडल, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। कहीं कभी क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी विधान परिषद। ये दोनों मिलकर क्या होता है, बिल पास किया, कोई भी कानून पास किया और वो कानून चला जाता है गवर्नर के पास। लेकिन गवर्नर इसको क्या करता है, राष्ट्रपति को भेज देता है। तो अगर राष्ट्रपति यहाँ पास कर दिया, क्लियर है ना, तो क्या होता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, यानी समवर्ती सूची से क्या होता है, उसका महत्व बढ़ जाएगा राज्य सूची, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्योंकि राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है? मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस का, और मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही अगर बोलता है कि हाँ पास कर दीजिए, तभी तो पास होगा ना, नहीं तो वो करेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो पूरा चीजें हैं वो है क्या चीज, ये दूसरा पार्ट हम कंप्लीट कर लिया। तीसरा पार्ट है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी किसी भी राज्य में उस संसद का कानून कैसे लागू होता है उसकी बात करेंगे, है ना। और चौथा पॉइंट में है कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, जो हम विधायी के मामले में पढ़ रहे हैं कि केंद्र, सेंटर और स्टेट के मामले में जो है वो कानून बनाने का जो बंटवारा है वो कैसे है, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।